नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत के उस शानदार सफर को। ये कहानी है उस बदलाव की कि कैसे अलग-अलग राज्यों का एक समूह, जहां यूरोपीय व्यापारी सिर्फ दौलत के लिए आए थे, एक साम्राज्य की भट्टी में तपकर एक राष्ट्र बन गया। तो देखते हैं कि हम इस सफर में क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले भारत के लिए दौड़, फिर कैसे व्यापारी शासक बन बैठे, उसके बाद ब्रिटिश राज का क्या असर हुआ, फिर देखेंगे कि कैसे एक राष्ट्र की भावना जागी, और आखिर में आजादी के लिए हुए अंतिम संघर्ष को समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें एक होड़ में लगी थी। और होड़ किस बात की? भारत की बेहिसाब दौलत की। हर कोई भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ खिंचा चला आ रहा था। ये टाइमलाइन ना पूरी कहानी बयां करती है कि कौन कब आया। शुरुआत हुई पुर्तगालियों से। वो समंदर के रास्ते व्यापारिक केंद्र बनाने वाले पहले यूरोपीय थे। और दिलचस्प बात यह है कि वो 1961 में भारत से जाने वाले आखिरी भी थे। और ये जो मुलाकात थी ना, किसी यूरोपीय ताकत और भारतीय शासक के बीच, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। इसने तो उपमहाद्वीप के लिए एक बिल्कुल नए, एक ऐसे युग की शुरुआत कर दी जो सब कुछ बदलने वाला था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी ताकतों के बीच सिर्फ एक कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे सबसे आगे निकल गई और यहां की सबसे बड़ी ताकत बन बैठी। देखिए, कहानी की शुरुआत तो बड़ी मामूली सी थी। सब कुछ शुरू हुआ एक सिंपल से बिजनेस चार्टर से, जिसमें कंपनी को कुछ समय के लिए व्यापार करने के एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे। पहले तो सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, फिर धीरे धीरे शहर बसाने लगे। और कंपनी का असर कितनी तेजी से बढ़ा, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बॉम्बे तो उन्हें एक पुर्तगाली राजकुमारी के दहेज में मिल गया। सोचिए जरा। अपनी चालाक मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से अंग्रेजों ने एक एक करके अपने सभी यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटा दिया, और यहीं से उनके एक छत्र राज का रास्ता साफ हो गया। तो अब जब अंग्रेज व्यापारी से शासक बन गए, तो इसका भारत पर क्या असर हुआ? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं कि इसने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को किस तरह से बदल कर रख दिया। ब्रिटिश राज की जो सबसे बड़ी आलोचना हुई ना, वो इसी बात को लेकर थी कि भारत का पैसा, भारत की दौलत लगातार ब्रिटेन जा रही थी, जिससे भारत गरीब हो रहा था। और इसी आइडिया को ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा गया। और ये सिर्फ भारत के लोग नहीं कह रहे थे, दुनिया भर के लोग जैसे कि कार्ल मार्क्स भी यही देख रहे थे कि कैसे ब्रिटिश नीतियों की वजह से भारत के स्थानीय उद्योग धंधे और कारीगरी बर्बाद हो रही थी। अब ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने जैसे कुछ बड़े सामाजिक सुधार किए, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने प्रेस की आज़ादी छीनने और लोगों को कंट्रोल करने के लिए उतने ही सख्त कानून भी बनाए। मतलब दोहरी नीतियां चल रही थीं। अब जब विदेशी हुकूमत की ये नई हकीकत सामने आई, तो लोगों के मन में एक नई सोच, एक नई चेतना पैदा होने लगी। और वो सोच थी कि भारत एक देश है, एक राष्ट्र है। वैसे अंग्रेजों को इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन को तो लगता था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, ये कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि वो इस बढ़ती हुई राजनीतिक हलचल को बहुत हल्के में ले रहे थे। लोग अब चुप नहीं थे, वो सभाएं बना रहे थे, अखबार निकाल रहे थे, और तो और विदेशों में जाकर भी अपने हक की मांग कर रहे थे। और इन सब की प्रेरणा का सार इस एक बात में था, जैसा अरबिंदो घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवन श्वास है। मतलब आज़ादी के बिना किसी राष्ट्र का वजूद ही नहीं है। तो 20वीं सदी की शुरुआत के साथ ही आज़ादी की लड़ाई एक नए और कहीं ज्यादा मुश्किल दौर में पहुंच गई। अंग्रेजों की चालें भी नई थीं और भारतीयों के जवाब भी। और राष्ट्रवादी आंदोलन को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल किया, बांटो और राज करो। लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों ने ही इस नीति को खूब आगे बढ़ाया। गांधी जी जैसे नेता ने जब ये कहा कि मॉर्ले मिंटो सुधारों ने सब कुछ तबाह कर दिया है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इन सुधारों में ऐसा क्या था जो इतना खतरनाक माना गया? और इसका जवाब था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। ये एक ऐसा पॉलिटिकल टूल था जिसने धर्म के आधार पर वोटिंग की शुरुआत की, और बहुत से लोगों का मानना था कि यहीं से भारत के बंटवारे के बीज बो दिए गए थे। अब ऐसे गर्मा गर्म राजनीतिक माहौल में नए सोच वाले नए नेताओं ने कमान संभाली
और इनमें सबसे बड़ा नाम था महात्मा गांधी का, जिनके सत्याग्रह के फलसफे ने आजादी की लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो अब मंच पूरी तरह तैयार था। नए नेता थे, लड़ाई के नए तरीके थे और समाज में गहरी दरारें भी थीं। सवाल यह था कि इन सब के बीच भारत आखिरकार अपनी आजादी कैसे हासिल करेगा।